एक तरफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट कर रही है, एक चैलेंज दिया गया कि भाई पकड़ सको तो पकड़ लो ना। इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हुए, क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस आ रहे थे 4 स्टेट्स में, नवंबर 2008 में, 2009 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने थे, तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तेजिंदर खन्ना जी, उन्होंने कहा कि भाई कल तुम मेरे घर आना सवेरे 10 बजे, कपिल सिब्बल जी आएंगे, उस समय मिनिस्टर थे वो, और वो आपसे सवाल जवाब करेंगे इसके बारे में। फिर उन्होंने जितने भी अखबारों में कटिंग्स थी वो एक एक करके निकाली, एंड शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैंने पीएम को बता दिया है। रात को एक मीडिया से फ़ोन आया कि एक ये लड़का आया हुआ है, ये कहता है ये इनोसेंट है, आपकी टीम इसको ढूंढ रही है, आप स्टूडियो से आके इसको ले जाइए। बेसिकली उनका आइडिया क्या था कि स्टूडियो में हंगामा हो, पूरा देश देखे क्या हो रहा है। मेरा नाम कर्नल सिंह है और मैं एक्स IPS और एक्स डायरेक्टर ED रहा हूँ। मेरी जर्नी जो शुरू हुई है वो ग्रेजुएशन किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको आजकल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन IIT कानपुर से किया है। इसके अलावा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो FMS कॉलेज है वहाँ से MBA भी किया है, और गोवा के सालगांवकर कॉलेज से लॉ का कोर्स किया है। इन बिटवीन काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज़ किए ऑन साइबर क्राइम, साइबर हैकिंग, एथिकल हैकिंग वाले भी जो हैं, और इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है डेलीगेशन टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। और इस जर्नी के दौरान जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा जब मैं क्राइम ब्रांच में था 97 से 99 में, और उसके बाद स्पेशल सेल में था ऑलमोस्ट 5 साल, तब टेररिज्म को काफ़ी क्लोजली डील किया है। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, फॉरेन एक्सचेंज के केसेस एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के केसेस को डील किया है, ताकि जो पूरा स्पैन है अबाउट नेशनल सिक्योरिटी का, अगर कह सकते हो, तो वो पूरी अपने सर्विस के दौरान बड़ा क्लोजली डील किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में था, तो जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए नक्सल्स की फाइनेंसिंग के ऊपर भी एक्शन लिया गया है। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी इनिशिएट एक्शन किया गया उसी टाइम। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी वर्क मेरे सर्विस के दौरान किया है। जो UPSC में GS पेपर 3 है, उसमें एक टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी का, पर्टिकुलरली उसमें जो डील किया गया है वो इंटरनल सिक्योरिटी को डील किया गया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानना बड़ा ज़रूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटरलिंक्ड हैं। शुरू में ये समझा जाता था इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो अलग है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी अलग है। तो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील करती थी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डील करती थी। बट पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कारगिल वार हुआ और वार हुए, तो पैसेज ऑफ टाइम में देखा गया कि दोनों सिक्योरिटीज़ बहुत इंटरलिंक्ड हैं। ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सिमिलरली द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इंडिया में एस्पियोनेज कराती हैं, कोशिश करती हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन ले जाएं। एस्पियोनेज को डील करना इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे है। तो पूरा का पूरा एक सिस्टम होना चाहिए ताकि दोनों को एक साथ डील करे। तो इसके लिए फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट बना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट बनी कारगिल वार के बाद जो है, एंड कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद डील करते हैं, वो सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, एग्जामिन करती है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, कि कंट्री में क्या हो रहा है, क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी फैक्टर्स हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस क्या आ रही है। इसलिए दोनों को आज की डेट में एक सिस्टम में माना गया है, और एक जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की ज़रूरत है कि कैसे दोनों सिक्योरिटीज़ जो हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो पार्ट एंड पार्सल हैं नेशनल सिक्योरिटी का।
ये जो इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक है, अगर हम सिविल सर्विसेज के उस पर जाएँ तो एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ उसमें कि क्या क्या टॉपिक्स उसमें डील करने ज़रूरी हैं। तो मैंने अपनी बुक में अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज के हिसाब से इन टॉपिक्स को डील किया है, बट हर टॉपिक डील किया है यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से। टू बिगिन विद, किताब में जो है मेंशन किया हुआ है कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, डिफरेंट एजेंसीज़ का रोल एमएचए में, नेशनल सिक्योरिटी में क्या है, और इंट्रोडक्शन में ये भी मेंशन किया है कि कौन कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं। देन जो टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के ऊपर। नाउ इसका कहाँ से शुरुआत हुई? जैसे जनरली हम ये मान लेते हैं कि नक्सलबाड़ी जो एरिया है वेस्ट बंगाल में, वहाँ फार्मर्स एजिटेशन हुआ, बट इसका जो रूट है वो उससे पहले से जाता है। तो केवल बेसिकली कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जब बनी तब से इसका रूट जाता है। रशिया का जो सक्सेसफुल एक रिवॉल्यूशन हुआ मार्क्स की थ्योरी के बेस पे, वहाँ पर इसका बैकग्राउंड जाता है, तो वहाँ से इसको कवर किया गया है। किसानों की समस्याओं को, इवन जो पीरियड है, इस्लाम का पीरियड रहा है, उसके बाद अंग्रेज़ों का पीरियड रहा है, उसमें कैसे किसानों की समस्याओं को गलत तरीके से डील किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक रूरल इकाई थी वो अपना प्रोड्यूस करती थी और प्रोटेक्शन के लिए किंग को एक अमाउंट देती थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई अटैक ना हो, ताकि वहाँ सिक्योरिटी रहे, पीस रहे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमारा मुस्लिम पीरियड रहा और मुग़ल पीरियड रहा जिसको हम कह सकते हैं, उस दौरान जो है किसानों से उगाही करने के लिए, उनसे रेवेन्यू लेने के लिए मिडिल मैन लगा दिए, जिसको कोई जागीरदार बोलता था, कोई जमींदार बोलता था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो ब्रिटिशर्स के वहाँ पर एक जमींदारी सिस्टम था, तो उन्होंने दिमाग में ये आया कि ये जो जमींदार हैं यही ऑनर हैं। जो टिलर थे, जो एक्चुअल ऑनर थे, वो तो बन गए टेनेंट, और जो केवल रेवेन्यू कलेक्टर थे वो बन गए ऑनर। तो इस एनोमली को दूर करने के लिए देयर वर एक्सपेक्टेशंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसको सबको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे एक्सपेक्टेशंस फार्मर्स की बिलाइट हुई। गवर्नमेंट जो है जमींदारी उन्मूलन एक्ट भी लाई, लेकिन जमींदारी उन्मूलन एक्ट ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, किसानों को उनके राइट नहीं मिले, और उस वजह से नक्सलिज्म शुरू हुआ। किसानों के साथ साथ जो ट्राइबल एरिया हैं वहाँ की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम रही, वहाँ के जो फॉरेस्ट लॉज थे उसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती थी, और इस तरह से ये जो है फैला। ये जो सिस्टम है, कैसे जो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ, जो माओइज़म जिसको हम कहते हैं, माओ की थ्योरी है। माओ की थ्योरी है कि हमें जो इंडिपेंडेंस है, हमें जो अपने राइट्स हैं, वो केवल मिल सकते हैं ओनली बाय आर्म्स। आर्म्स स्ट्रगल इज़ मैंडेटरी in the concept of Maoism, and therefore one has to understand कि जिसकी थ्योरी है कि आर्म्ड स्ट्रगल, उसको किस तरह से डील करें। उसको डील करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज की डेट में फिर क्या हो रहा है ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो माओइस्ट हैं इन इंडिया, और जिनको हम नक्सल्स भी कहते हैं, उनका बेसिक एम है कि डेवलपमेंट ना होने देना। बेसिक स्टार्ट हुआ नॉन डेवलपमेंट से। आज की डेट में वो कहते हैं कि डेवलपमेंट होगा तो लोगों को नॉलेज होगी, तो वो नक्सलिज्म कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जब हमने इसमें डील किया इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, तो इनके फंडिंग की ट्रेसिंग की। कुछ केसेस में ये भी मिला कि इनके फंड्स जो हैं, जो इकट्ठे करते हैं पब्लिक से, एक्सटॉर्शन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसको ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी करते हैं। इससे जब ये चीज़ें सामने आई तो उसका बहुत फ़र्क पड़ा, और नक्सल्स डरने लगे कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन पर एक्शन ना शुरू कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की गई हैं, इनकी फंडिंग कैसे होती है, इनकी फंडिंग को कैसे रोका जा सकता है, और डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, नक्सलिज्म के चैप्टर में पूरा डील किया हुआ है। सरकार क्या कर रही है उस इशू पे। देन जो एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर हैं, क्योंकि बहुत डील किया है डेप्थ में मैंने जब क्राइम ब्रांच में और स्पेशल सेल में था, कि कैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, एक टाइम पे बांग्लादेश में थी, वो किस तरह से हमारे देश के को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। एक टाइम पे पाकिस्तान
हमारी इंडियन करेंसी को प्रिंट करता था, उसकी ISI जो है वो किस तरह से यहाँ उसको सप्लाई करती थी इंडिया में, उससे कितना नुकसान होता है कंट्री को। तो ये सारी चीज़ जो हैं, कौन कौन सी टेरर आउटफिट हैं पाकिस्तान में बेस जो हैं, कौन सी टेरर आउटफिट्स हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, या इंडियन जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस सब को इसमें जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स में डील किया गया है। देन नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, जिसकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, बिफोर इंडिपेंडेंस वहाँ से शुरू हुई, तो उसके बारे में भी डील किया है कि पास्ट क्या था उसका इंडिपेंडेंस के पहले जो है, और आज की डेट में क्या समस्या है। इवन जो मणिपुर में इशू हुआ है अभी, उसको भी इसमें डील किया गया है, क्योंकि अप्रैल तक का जो डाटा है, अप्रैल तक के जो इश्यूज हैं वो सारे इसमें डील किए गए हैं। तो मणिपुर जो लेटेस्ट समस्या है वो इसमें है। नागालैंड के प्रॉब्लम क्या है, क्यों वहाँ पर अभी तक पूरा नेगोशिएशन में क्या दिक्कत आ रही है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो हुई हैं उनके बारे में डील किया गया, और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टेरर आउटफिट से पीसफुल नेगोशिएशन हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, उसके बारे में इसमें डील किया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में, और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं वो किस तरह से, उनकी फंडिंग के सोर्स क्या हैं, कैसे वो नार्को टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, कैसे वो स्मगलिंग को सपोर्ट करते हैं, स्मगलर से प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, इसको भी इसमें डील किया गया है। देन ए न्यू टॉपिक जो है टेररिज्म इन पंजाब। नाउ टेररिज्म इन पंजाब जो शुरू हुआ वो 70s के एंड में शुरू हुआ, उसके बारे में डील किया गया है, क्योंकि पास्ट को समझना ज़रूरी है। फिर अब जो नया फिनोमिना है, नया फिनोमिना इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें, पंजाब टेररिज्म में, और कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइक कनाडा है, US है, UK है, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन से इनके सिख टेररिस्ट बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान की ISI फोर्स करती है कि इंडिया में कुछ कराओ। तो क्रिमिनल्स टर्न इनटू मिलिटेंसी इन पंजाब, जो नया फिनोमिना है, और उसकी फंडिंग कैसे हो रही है, किस इंडस्ट्रीज़ के थ्रू उसकी फंडिंग हो रही है, उसके बारे में इसमें डील किया गया डिटेल में। इट्स ए न्यू टॉपिक अगर देखा जाए तो। कश्मीर के टेररिज्म के बारे में फिर डील किया गया है इसमें, और 370 के बारे में, और उसके बाद का पूरे जो रिपरकशंस हैं, कैसे वहाँ पर टेररिज्म को कंट्रोल किया जा रहा है अभी, उसके बारे में कश्मीर के चैप्टर में डील किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिहादी टेररिज्म इन द कंट्री। नाउ जिहादी टेररिज्म जो है, इसको मैंने पूरा डील किया अपने सर्विस के दौरान। पहला जो टेररिज्म शुरू हुआ, जो लश्कर-ए-तैयबा ने अब्दुल करीम टूडा के थ्रू शुरू किया, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास करीब 42 ब्लास्ट हुए थे, उसको मेरी टीम ने क्रैक किया था। तो उसके बारे में भी कैसे जिहादी टेररिज्म शुरू हुआ, तो उसकी नॉलेज फर्स्ट हैंड है उन लोगों के इंटरोगेशन से। 28 मॉड्यूल्स आउट ऑफ पूरी कंट्री में पकड़े गए थे उस दौरान। इसके अलावा जो इंडियन मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन का जो ख़त्म होने की शुरुआत हुई वो बाटला हाउस एनकाउंटर से हुई, वो मेरी टीम का ही वो था। और इसका कैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका कैसा फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान जाते थे टेररिस्ट, और कैसे वो फंडिंग इकट्ठी करते थे, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसकी फर्स्ट हैंड नॉलेज है। जनरली बहुत से लोग जो कट पेस्ट करके बना लेते हैं कि इंटरनेट से, बट ये इंटरनेट से नहीं है, पर्सनल नॉलेज के ऊपर है सारा जो है। देन रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डील कैसे करें जिहादी टेररिज्म को, उसके बारे में डिटेल में है। ISIS के बारे में है कि क्या फिनोमिना है, क्या प्रॉब्लम है। फिर जो एंटी टेरर लॉज हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि कैसे फ्लिप फ्लॉप हुआ कंट्री में। पहले टाडा आया, फिर पोटा आया, उसके बाद पोटा भी रिपील हो गया 2004 में। फिर जो अमेंडमेंट किए गए प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट में, और कैसे NIA की फॉर्मेशन हुई, इसके बारे में इसमें डिटेल में डील किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देन एक इशू आता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट,
और इस पर काफ़ी डिबेट होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केसेस गए हैं। तो इसमें डील किया गया कि क्यों आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। क्योंकि जनरली ये होता है कि इसका मिसयूज़ होता है या ये नहीं होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इस पर एक्सप्लेनेशन कम आता है। तो इसकी ज़रूरत बेसिकली जैसे पुलिस किसी चीज़ को डील करती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करती है, तो सीआरपीसी में पुलिस को पावर्स हैं। और सिमिलरली जब पुलिस इस तरह के केसेस को डील करती है, सीआरपीसी में उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है। बट आर्मी को अगर किसी एरिया में लगाया जाए एडवर्स सिचुएशन को डील करने के लिए, उनके पास क्या पावर्स हैं, क्या प्रोटेक्शन है। जो पावर्स पुलिस को मिली हुई हैं, जो पावर्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिली हुई हैं, वही पावर्स उनको मिलनी चाहिए। तो उनका कंपैरिजन किया है इसमें कि क्या पावर्स पुलिस को मिली हुई हैं, क्या पावर्स आर्मी को मिली हुई हैं। दे आर एट पैरेलल एंड दे आर रिक्वायर्ड। अगर आर्मी को लगाना है किसी जगह, उनको पावर नहीं होंगी तो किस तरह से लाठी चार्ज करेंगे, किसी तरह से किस लॉ के तहत फायरिंग करेंगे, किस लॉ के तहत किसी को अरेस्ट करेंगे, वो सारी प्रोविज़न उनको मिलनी चाहिए। और फिर इसमें डिफरेंट लोगों के व्यूज़ भी बताए गए हैं, गवर्नमेंट का क्या व्यूज़ है, जो एजिटेटर्स हैं उनका क्या व्यू है, वो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देन जो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क आ रहे हैं, उसकी क्या समस्या है, कैसे उनमें हैकिंग हो सकती है, कैसे उसके थ्रू लोग हमारे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई का एग्जाम्पल है, जैसे ये इंडियन मुजाहिदीन वाले ओपन वाईफाई का इस्तेमाल करते थे ताकि वो पकड़े ना जाएं। तो उसको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो है लोग अनलॉफुल इंटरसेप्शन करते हैं, किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। इसके बारे में डिफरेंट टेक्निक्स बताई गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग साइट के पास एक सॉफ्टवेयर है, वो ये देखते हैं कि कौन आदमी किस चीज़ को देखना पसंद करता है, और वो चाहते हैं कि जो भी आदमी उस नेटवर्किंग साइट पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करे, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आदमी के इस पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम वो वेबसाइट पर रहें उनकी, और कितने टाइम उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे रहें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो उसको पसंद है वो सॉफ्टवेयर वही चीज़ प्रोजेक्ट करता है। यानी सबके, आपको अगर ये पसंद है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, सपोज कर लो, तो आपको वही चीज़ प्रोजेक्ट होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि आदमी गलत काम नहीं कर रहा, ऐसा निकालना चाहते हैं, एक दो बार क्वेरी उस तरह करते हैं, तो आपको केवल वही आर्टिकल आएंगे जो ये कहते हैं कि आदमी गलत काम नहीं कर रहा। तो इट इज़ कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। तो आपको लगता है कि भाई सभी दुनिया यही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ, जबकि वो डिफरेंट है। तो इसको डिस्कस किया गया कि ये रोकने चाहिए इस तरह के सॉफ्टवेयर। तो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बायसेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों के माइंड में, सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनके प्रॉब्लम्स इसमें डील किए गए हैं। देन हैकिंग के बारे में डिटेल में बताया गया कि हैकिंग कैसे होती है, क्योंकि लोग हैकिंग का बेसिक नहीं समझते। फॉर एग्जांपल हैकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है वल्नरेबिलिटी। हमारे सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी का मतलब है क्या कमी है ताकि लोग उसको हैक कर पाएँ। वल्नरेबिलिटी किस वजह से आती है उसको भी इसमें एक्सप्लेन करा गया है। इसके बाद सेकंड चीज़ होती है एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट्स वो टूल होते हैं जो उस वल्नरेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ से एक्सप्लॉइट्स लोग कहाँ से अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं। उसके बाद होता है कि अटैक का मतलब बेसिकली यानी अटैक करना। अटैक का मतलब है कि हु आर द पीपल इंटरेस्टेड इन अटैकिंग द वेबसाइट्स। दे कुड बी द स्टेट, फॉरेन स्टेट लाइक, और दे कुड बी सपोर्टेड बाय फॉरेन कंट्री लाइक चाइना इज सपोर्टिंग वेरियस हैकर्स ग्रुप्स टू अटैक अदर कंट्रीज। तो उसको कैसे कंट्रोल करें और रिस्क क्या है। रिस्क का मतलब बेसिकली ये होता है कि अटैक करने की क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी वेबसाइट को कोई क्यों अटैक करेगा, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी समझने के लिए कि होता क्या है, कैसे है, डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम क्या है। नाउ दिस चैप्टर कुड बी यूज्ड बाय एनीबडी, क्योंकि साइबर क्राइम का जो चैप्टर है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। देन मनी लॉन्ड्रिंग का जो टॉपिक है
क्योंकि मैं FIU का भी डायरेक्टर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, मनी लॉन्ड्रिंग जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डील करती है। तो इसलिए इसमें जो प्रैक्टिकली चीज़ें दी हुई हैं सारी कि कैसे कैसे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग के कंट्री को क्या नुकसान है, मनी लॉन्ड्रिंग को उन लोगों को क्या नुकसान है जिन लोगों का उस क्रिमिनल एक्टिविटी से, उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी से कोई कनेक्शन नहीं है, उनको क्या नुकसान है, कंट्री को क्या नुकसान है, ये सारा इसमें डील किया गया है। देन करें कि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे न्यू चैप्टर जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उनको कैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ करें और उनसे कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेटावर्स है, वेब 3 जो अभी आ रहा है उसके बारे में है। तो करीब 20-25 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंटरनल सिक्योरिटी पे, उसको डील किया गया है। अभी जो गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसका जो प्रीकर्सर था उसको डिटेल में डिस्कशन किया हुआ, एक चैप्टर केवल डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा बिल के ऊपर भी है। उसका बैकग्राउंड है, वाई ये क्यों आ रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसमें क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, वो इसमें डिस्कस किया गया है लेडीज़ बुक में। देन लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, इस चैप्टर में कौन कौन से इलिसिट मार्केट्स हैं वर्ल्ड ओवर, उनको कैसे जो उस मार्केट्स में डील करते हैं उनको कैसे जो है पुलिस और इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी डील कर सकती हैं, टेररिस्ट के बीच में और क्रिमिनल्स के बीच में क्या नेक्सस है और किस तरह के नेक्ससेस पॉसिबल हैं। यानी टेररिस्ट खुद क्रिमिनल हो सकते हैं, क्रिमिनल्स टेररिस्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल दाऊद जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते थे, इसमें करता था बम्बई में, देन वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो गया। पंजाब में जो क्रिमिनल्स हैं वो टेररिज्म ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्रिमिनल्स टेररिज्म में ज्वाइन कर सकते हैं। टेररिस्ट क्रिमिनल्स के थ्रू फंडिंग अरेंज कर सकते हैं, जैसे इंडियन मुजाहिदीन के लोग शुरू में किडनैपर्स को यूज़ करते थे, किडनैपर्स को यूज़ करते थे फंडिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग फंडिंग इकट्ठे करने के लिए। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ कनेक्शंस इसमें दिए गए हैं और इनको डील कैसे किया जाए, इंटरनेशनल क्या कोऑपरेशन की ज़रूरत है और आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। देन बॉर्डर एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें सारी चीज़ डिस्कस की हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्यों लाया गया। अब जैसे हमारी कंट्री के जो बॉर्डर्स थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए, चाइना के बॉर्डर ज़्यादा डेवलप है, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ कर रखी हैं। तो अब भारत जो है, इंडिया जो है, क्यों वहाँ पर स्पेंड कर रहा है मनी, ये लोगों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हमें अपने बॉर्डर को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ अगर डेवलपमेंट करेंगे बॉर्डर पे तो इमीडिएटली जो फोर्स है वहाँ पहुँच सकती है। बॉर्डर के पास जो विलेजेस हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ क्या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारे इसमें मेंशन्ड है, गवर्नमेंट की स्कीम्स इसमें दी हुई हैं डिटेल्स में। एंड लास्ट चैप्टर जो है इसका, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको बेसिकली क्लासीफाई किया है ढंग से। जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, बिकॉज सबसे पहले अगर हमें कोई हमारा दुश्मन है, कोशिश कर रहा है हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट कराने की, तो फ्रंट पे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी पता करेंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सपोज इंटेलिजेंस एजेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो और अटैक की संभावना हो तो प्रोटेक्शन एजेंसीज जैसे CRPF है, BSF है, ये प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद अगर सपोज अटैक हो जाता है देन इंटरवेंशन एजेंसीज, लोकल पुलिस है इंटरवेंशन के लिए, दी NSG है इंटरवेंशन के लिए, एंड फाइनली इफ एवरीथिंग गोज ऑफ देन इन्वेस्टिगेशन इज टू बी डन। तो इसको प्रॉपरली कैटेगराइज किया है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कैसे एजेंसीज काम करती हैं। तो बेसिकली अगर इस बुक में देखें, एक तो नए टॉपिक्स हैं, अप्रैल तक के सारे इश्यूज इसमें डील किए हैं, और जैसे पंजाब टेररिज्म के न्यू फेज जो हम देख सकते हैं जिसमें अरेस्ट भी हुई हैं, अभी मणिपुर वाला इशू है,
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाला जो है उसको डील किया है। साउथ में जो एक नया टेररिज्म और कह सकते हो या फंडामेंटलिज्म उभर रहा है, उसके बारे में डिटेल में मेंशन है। टेररिज्म के बारे में डिटेल में मेंशन है। तो ये बुक थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की है, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों का इनकॉर्पोरेशन है। देखिए, कंट्री में कोई भी डिस्टर्बेंस जो कंट्री को या तो डिवाइड कर सकता है या उसके सेक्शंस को डिवाइड कर सकता है या सेक्शंस में लड़ाई करा सकता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज। या कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री पे बॉम्ब ब्लास्ट कराती है विद इन द कंट्री, एक्सप्लोजन्स कराती है, जैसे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है। ये कंट्री में जगह जगह एक्सप्लोजन्स कराने की कोशिश करती है। हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, अयोध्या पे अटैक हुआ, जब डिफरेंट प्लेसेस पे एक्सप्लोजन्स हुए। ये इंटरनल सिक्योरिटी के फैक्टर्स हैं, क्योंकि इससे देश में एक ये फैलता है कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। बम्बई में ट्रेन्स में अटैक हुए, कितने सारे लोग मारे गए। गुजरात में, अहमदाबाद में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हुए। कुछ ऐसी भी चीज़ें आई हैं कि कुछ लोग भारत से निकलना चाहते थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ सेसेनिस्ट टेंडेंसी थी, तो वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। नक्सल्स को देखें, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करती हैं, डेवलपमेंट नहीं करने दे रही उस एरियाज़ में, ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है नक्सल्स की। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, ये एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। स्लोली इट इज़ ट्राइंग टू डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज़, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई। कश्मीर में बाहर से भी टेररिस्ट आ रहे हैं, कुछ सेपरेटिस्ट भी वहाँ पर हैं, वो इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है। लोगों में वैमनस्य की भावना को क्रिएट करना, वो इंटरनल सिक्योरिटी है। देन जो हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोज कर लो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उस एनर्जी सप्लाईज के ऊपर कोई साइबर अटैक करता है, तो साइबर अटैक्स भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। नाउ जनरली अगर हम देखें कि कोई बाहर से आएगा तो बॉर्डर के थ्रू आएगा, बट जो साइबर अटैक है ये बॉर्डरलेस है, कोई कहीं भी बैठ कर अटैक कर सकता है। सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस कलेक्शन है, उसके लिए किसी बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यूज़ है। तो बेसिकली यू कैन से टेररिज्म, इंसर्जेंसी, देन डिवीजन इन सोसाइटी, क्रिएटिंग राइट्स, तो ये सारी इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। और उस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को जो डील करेगा वो सर्टेनली देश की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, द ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव, दोनों डील करती हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में रखा गया है। जितने लोग अपियर हो रहे हैं, एक तो वो पढ़ेंगे इसको, तो उनको एक आइडिया लगेगा कि सरकार कोई काम क्यों कर रही है, नए रूल्स क्यों ला रही है। अब नए रूल्स लाए कि जो मीडिया मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, नए रूल्स लाए कि नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, सोशल मीडिया हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, किसी ने किसी के लिए कुछ भी निकाल दिया, किसी ने फेक न्यूज़ डाल दिया, नाउ फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो जाती है फास्ट, इसको ट्रेस कैसे करें? क्योंकि फेक न्यूज़ से क्या होगा, राइट्स हो सकते हैं। अभी इंस्टेंस आए हैं, मणिपुर में क्या हुआ, फेक न्यूज़ डाली गई जिसकी वजह से वहाँ राइट्स बढ़े। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं जो नूह में हुआ, यहाँ पर भी फेक न्यूज़ डाली गई कि फलाना आ रहा है, ढिकना आ रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाने की ज़रूरत है। तो सिविल सर्विसेज में टॉपिक इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि नेशनल सिक्योरिटी के रिपरकशन क्या हैं और देश की इंटीग्रिटी के फ़ायदे क्या हैं, देश के डेवलपमेंट में देश की इंटीग्रिटी के कितना कितना इम्पोर्टेंट रोल है, ये बताने के लिए सिविल सर्विसेज में इसको रखा गया है टॉपिक को। अगर हम देखें हमारी कंट्री में जो एंटी टेररिज्म लॉज हैं वो कैसे आए, शुरू में जो
केवल जो आईपीसी है, सीआरपीसी है और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, एक्सप्लोजिव एक्ट है, केवल यही टेररिज्म को डील करते थे। आईपीसी में सेक्शन है वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121A, उसका अधिकतर इस्तेमाल होता था। लेकिन आईपीसी एंड सीआरपीसी के प्रोसीजर बहुत सफिशिएंट नहीं है। 1984 में मिसेस गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी तब, उनका मर्डर हुआ। इमीडिएटली 1985 में टाडा इम्प्लीमेंट हुआ। नौ सवाल ये कि टाडा इन्वेस्टिगेशन के लिए पहला आना चाहिए था। जब द टेररिज्म पंजाब में चल रहा था 70s के एंड में, लेकिन आया ये तब जब ये टेररिज्म अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया। लेकिन इस टाडा के खिलाफ लोगों ने एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि बहुत सारी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एलिगेशंस लगाने में ही माहिर हैं कि टाडा का मिसयूज़ हो रहा है। अगर किसी चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है तो उसको मिसयूज़ कंट्रोल करने का करना चाहिए, ना कि उसी को रिपील कर दें। तो 95 में टाडा ख़त्म हो गया। अब 95 से 2002 तक कोई अगेन एंटी टेरर लॉ नहीं था कंट्री में। अगेन आईपीसी के थ्रू और डिफरेंट जो लोकल एक्ट्स हैं उनके थ्रू डील होता था। फिर पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। इमीडिएटली पार्लियामेंट अटैक के बाद पोटा आ गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट। लेकिन 2 साल में फिर उसके खिलाफ एजिटेशन शुरू हो गया कि भी ये ठीक नहीं है, इसको गलत वो कर रहे हैं। तो 2004 में पोटा भी ख़त्म हो गया। फिर ये इंडियन मुजाहिदीन के एक्शन शुरू हो गए। तो थोड़ा बहुत चेंजेस जो है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में किया गया, तो इनकॉर्पोरेट समथिंग। 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के बहुत सारे अटैक्स हुए, जो बाद में जो बाटला हाउस में गया। बम्बई में 26/11 कहते हैं जिसको, कितना बड़ा अटैक हुआ पाकिस्तान ने कराया उस पर। तो उसके इमीडिएटली बाद फिर जो है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में अमेंडमेंट आया और NIA बनी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। पहले कोई ऐसी कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं थी जो टेररिज्म के केस को इन्वेस्टिगेट करे। तो इस तरह से लॉज में हमारे जो चेंज आए हैं वो उनको समझने की ज़रूरत है कि लॉज में चेंजेस क्यों आए और क्या रिएक्शनरी फोर्सेस हैं जो उन लॉज को लाने में भी प्रॉब्लम करती हैं। इसको समझने के लिए इसमें पूरे एक चैप्टर इसी पे डील किया गया है कि किस तरह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को डील करने के लिए लीगल प्रोग्रेशन कैसे हुआ। अब मैं बताऊं, NIA एक्ट में एक प्रोविज़न है। जनरली क्या होता है, जब आप किसी को पकड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, तो CRPC में प्रोविज़न है कि केवल फर्स्ट 15 डेज ही उसको इंटरोगेट किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पहले 15 दिन के बाद नहीं दिया जा सकता, फिर वो जुडिशियल रिमांड में जाता है, नहीं जेल में जाता है। टेररिज्म के केस में जो है, अगर किसी टेररिस्ट को पकड़ा तो जरूरी नहीं है उसका जो को एक्यूज्ड है वो कल ही पकड़ा जाए, हो सकता है वो 6 महीने बाद पकड़ा जाए। अब उनको क्रॉस कैसे करेंगे, एक दूसरे के आमने सामने कैसे करेंगे, क्योंकि जो 6 महीने पहले पकड़ा गया उसको तो आप पुलिस रिमांड में दोबारा ला नहीं सकते। तो जब ये एक्ट बन रहा था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा था और NIA एक्ट बन रहा था, देन उस समय के होम मिनिस्टर से मैंने प्रपोज किया था कि ये पीस मील होना चाहिए रिमांड, यानी आप 30 दिन का उसमें रिमांड का प्रोविज़न किया गया था। तो मैंने कहा कि 30 दिन इज़ नॉट सफिशिएंट, आप इसको ऐसे करिए 30 दिन क्यूमुलेटिव, यानी अगर हमने 10 दिन आज कर लिया तो 10 दिन हम 6 महीने बाद कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली वो एक्सेप्ट हुआ और आज की डेट में उसमें वो एक्सेप्टेड है। तो NIA और जो एजेंसीज़ हैं वो पीस मील में लोगों को पुलिस रिमांड में ले सकती हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आती है। और भी चीज़ें हैं, जैसे CRPC में भी आया एक DK बासु गाइडलाइंस है। DK बासु गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तो इमीडिएटली उसके घर वालों को बताया जाए और विच एवर पर्सन ही सेज ही शुड बी इंटीमेटेड। बेसिकली उसका आइडिया कि किसी आदमी को अरेस्ट करने का पता लगना चाहिए लोगों को, बट ये टेररिज्म के लिए ठीक नहीं है। अगर एक टेररिस्ट को पकड़ा, अभी तो उसके साथी हैं, उनको पकड़ना है, अगर उनको पता लगे वो भाग जाएंगे, पाकिस्तान में भाग जाएंगे, कहीं और भाग जाएंगे, तो उनको पकड़ेंगे कैसे। तो एक चीज़ जो क्रिमिनल्स के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत होनी चाहिए, टेररिस्ट में वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें समय समय पर जो
ऑफिसर्स हैं जो डील करते हैं टेररिज्म को, प्रपोज करते हैं सरकार को। कुछ को सरकार मानती है, कुछ को उस समय नहीं मानती। जैसे एक हमारा एक्ट है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, कोई नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट नहीं है। अब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, पहले नहीं था। केवल बम्बई ने एक महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट बनाया था। गुजरात का अब 2014 के बाद बना है, उससे पहले उसको परमिशन नहीं मिली थी। गुजरात मकोका बोलते हैं उसको। और कुछ स्टेट्स ने इनको महाराष्ट्र वालों को अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे दिल्ली ने अडॉप्ट किया हुआ है, हरियाणा ने अभी अडॉप्ट किया है, लेकिन नेशनल लेवल पे कुछ नहीं है। तो अब उसको लाने की ज़रूरत है। तो अगर लोग इसको पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं तो उसका फ़ायदा होगा। तो बेसिकली जब इंटरनल सिक्योरिटी की तैयारी करते हैं तो लोगों को बेसिक्स पे जाना चाहिए। और मैंने इस किताब में बेसिक्स का मेंशन किया है कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स जब इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे उनको टाइड ओवर किया जा सकता है। कि जब भी सिविल सर्विसेज में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो तो बेसिकली डिफरेंट डायमेंशनल एस्पेक्ट स्टूडेंट को मालूम होने चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उसका बायस्ड व्यू हो। अनबायस्ड व्यू की ज़रूरत है और उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, पहली बात स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। दूसरी चीज़, इसमें क्या व्यूज़ हैं लोगों के, जो एजिटेटर्स हैं वो क्यों कहते हैं ठीक नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है इसके बारे में, जो गवर्नमेंट है उसका क्या व्यू है, आर्मी का क्या व्यू है। अगर आपको सारी डायमेंशंस पता हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप उसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। उसको कितना भी तोड़ मरोड़ के उस सवाल को पूछा जाए, कितना भी डिफरेंट वे से पूछा जाए, आपको अगर सारी डायमेंशंस पता हैं तो आपका जवाब एक प्रॉपर जवाब बन सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी के जवाब को, या मैं कहता हूँ किसी भी तरह के जवाब को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जब आप लिखते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है कि आपका व्यूज़ बैलेंस होने चाहिए, आपके व्यूज़ वन साइडेड नहीं होने चाहिए। और उसके लिए ज़रूरत है कि आपकी वाइड स्टडी हो। जनरली लोग क्या करते हैं, एक आर्टिकल पढ़ लिया, वो आर्टिकल या दो आर्टिकल पढ़ लिए, एक या दो आर्टिकल्स जो है हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को बताते हों, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को समझने की ज़रूरत है। जब तक एक स्टूडेंट डिफरेंट डायमेंशंस को नहीं समझेगा और फिर उस डायमेंशंस को कैसे प्रेजेंट करना है, एंड अल्टीमेटली कोई भी प्रेजेंटेशन एक रैशनल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसका एक आउटकम, क्या पॉजिटिव आउटकम पॉसिबल है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जनरली व्यूज़ भी पूछते हैं लोगों के कि भाई इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या आगे किया जा सकता है। तो उनको भी समझने की ज़रूरत है कि इस समस्या का समाधान क्या है। केवल यही जानना जरूरी नहीं कि समस्या क्या है, उसको कैसे हैंडल करें। अगर सपोज कर लो कोई ऑफिसर एसपी होता या कोई ऑफिसर डीएम होता तो वो उस सिचुएशन को कैसे डील करेगा, कैसे बैलेंस व्यू से डील करेगा, ये उसको एक आइडिया होना चाहिए। और वो आइडिया तभी हो सकता है जब वो सब तरफ की समझे। दूसरी चीज़, एक उसको ये भी पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। व्हेन आप गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये पूछा जाता है ऐसी सिचुएशन आप क्या करोगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, तो देन ही शुड रिमेंबर द होल गवर्नमेंट इज़ विद यू। गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट करोगे, आप अकेले नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, एक पूरा मैकेनिज्म आपके साथ है, पूरा लीगल सिस्टम आपके साथ है। तो उस लीगल सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को भी ध्यान में रख के जवाब देना होता है, तो वो एक अच्छा जवाब बनेगा। सिविल सर्वेंट जब ड्यूटी पर होता है तो एक चीज़ उसको ध्यान रखनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, ना वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, केवल वो सरकार को बिलोंग करता है। तो जो हमारे मन में बायसेस हैं उनको पहली चीज़ों निकाल कर रख देना चाहिए।
बायसेस अगेंस्ट समबडी, वो स्टीरियोटाइप होते हैं कि फलाने कम्युनिटी ठीक नहीं है, फलाना वो ठीक नहीं है, ये एक तो वो निकाल के रख देने चाहिए। कई बार ये डायलेमास आते हैं, योर कम्युनिटी, जो आदमी की अपनी कम्युनिटी है, वर्सेस अदर कम्युनिटी। नाउ ही हैज़ टू बी इम्पार्शियल, दैट इज़ अ बेसिक क्वालिटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट। एंड इम्पार्शियलिटी से अगर वो काम करेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, कई बार प्रेशर्स आते हैं, कुछ लोग इसको पॉलिटिकल प्रेशर भी कह सकते हैं, कुछ जो सेक्शन के प्रेशर्स भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो आपकी कम्युनिटी आपको प्रेशर कर रही है काम करो। आपको काम वो करना है जो कानून के दायरे में हो, जो सत्य हो, क्योंकि जैसे ही आप टिल्ट करेंगे किसी की तरफ, आप किसी को फ़ायदा देंगे अननेसरी, किसी को नुकसान होगा, और वो आपकी ड्यूटी नहीं है, आपके खिलाफ कोई कोर्ट में जाएगा फिर। तो इम्पार्शियलिटी, एम्पैथी, आपके पास हो सकता है एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में आए, हो सकता है एक आदमी सूटेड बूटेड आए, तो एज ए सिविल सर्वेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि दोनों को इक्वली ट्रीट करें। आपके पास एक आदमी सिफारिश पे लेके आए, एक आदमी बिना सिफारिश के लेके आए, जिसका राइट बनता उसको दो। मैंने एक पढ़ा था कहीं कि करप्ट कौन है, वो कहता अगर किसी का जो दूसरे का राइट ना दे वो करप्ट है। नाउ करप्शन की डेफिनेशन आप बहुत स्मॉल लेते हैं कि पैसे ले लिए, बट अगर किसी का राइट नहीं देते, किसी की फाइल आप 1 महीने पेंडिंग रखते हैं अपने पास प्रमोशन की, मेरे हिसाब से ये भी करप्शन है। किसी की फाइल आप इसलिए पेंडिंग रखते हो आपकी उससे कुछ अनबन हो गई है, ये भी करप्शन है। आप जो डील करो किसी को, फाइल पे डील करो, प्रॉपरली डील करो एंड अनबायस्ड डील करो। अगर ऐसा सिविल सर्वेंट करेगा तो उसको ना तो जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी और वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाटला हाउस एनकाउंटर एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है उसको समझने के लिए। इंडियन मुजाहिदीन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 2004 से इन्होंने ब्लास्ट शुरू करे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, बनारस में किए, बेंगलोर में किए, और इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती गई। किसी को नहीं मालूम था कौन इसको कर रहा है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता था, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेता था। फिर एक चिट्ठी आई, यूपी में कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए, ब्लास्ट के दौरान ही एक चिट्ठी आई कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं, हम ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब व्हाट इज इंडियन मुजाहिदीन, नोबडी न्यू। फ़ोन को ट्रेस किया गया, फ़ोन एक पब्लिक बूथ से हुआ था, नहीं पता लग पाया किस आदमी ने किया है, क्योंकि पब्लिक बूथ वाले, हालांकि उनको कहा गया था कि जो भी आदमी साइबर कैफ़े को यूज़ करें उसका रिकॉर्ड रखें, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं रखते, तो वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली। उसके बाद जयपुर में ब्लास्ट हुआ 13 मई 2008 को। जयपुर के ब्लास्ट के इमीडिएटली अगले दिन बाद एक साइकिल पे ब्लास्ट होने से पहले जो बम रखा था उसकी फ़ोटो क्लिप भेजी गई। फिर गुजरात में ब्लास्ट हुए, उसकी पूरी क्लिप भेजी गई, बम लगाए हुए हैं IM के फॉर्म में सारे, एंड एक चैलेंज दिया गया कि भाई पकड़ सको तो पकड़ लो। दिल्ली में फिर ब्लास्ट हुए 13 सितंबर को। अब सवाल ये है कि एक चीज़ को आप ये समझें कि एक तरफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट कर रही है, हर ब्लास्ट में लोग मारे जा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ए सिंपल केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पूरी इंडिया की पुलिस लगी हुई है कि उनको किस तरह से पकड़ा जाए, डिफरेंट स्टेट की पुलिस हैं। उस समय NIA नहीं थी, तो सेंट्रल एजेंसी केवल उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो थी जो कोऑर्डिनेट करती है, इंटेलिजेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट को प्रोवाइड करती है। दिल्ली पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसका जो लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, उस इन्वेस्टिगेशन को। अब अगर उसमें देखें कि पहली लीड मिली गुजरात से, गुजरात में कुछ सिमी के लोग पकड़े गए जिन्होंने सपोर्ट किया था टेररिस्ट को, इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को।
लेकिन वो जो 4 नंबर मिले, वो चारों नंबर किसी और से बात नहीं करते थे आपस में ही। उसमें से एक नंबर दिल्ली भी आया था इन बिटवीन, लेकिन वहाँ से कोई लीड बंद हो गई। हमें पहली लीड जो मिली वो यही नंबर, जो 4 नंबर गुजरात ने शेयर किए, सबके साथ शेयर किए, लेकिन उस लीड पे एक कॉल आई थी इन नंबर पे जो 0 सेकंड की कॉल थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उस कॉल को ट्रेस करते करते हमारी टीम जो है बाटला हाउस में एक नंबर को 0 किया। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। उसके बाद बम्बई पुलिस ने एक चोर को पकड़ा जिसने हमारे 4 कार सप्लाई की थी गुजरात ब्लास्ट के लिए, और उसको जब गुजरात पुलिस गुजरात में लेगी, उसने घर बताया कि यहाँ पर बम बनाए गए थे, यहाँ पर मैंने कार सप्लाई की थी। और उस दिन 13 लोग राजधानी से, गुजरात में जब ब्लास्ट हुए थे 26 जुलाई 2008 को, तो वो लोग जो हैं बैठ के 13 लोग ट्रेन, राजधानी ट्रेन से दिल्ली गए थे। ये इन्फॉर्मेशन 18 सितंबर को दिल्ली पुलिस को दी गई आईबी के द्वारा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन का ना रोल आता है कि भाई वहाँ से आए, क्या सारे लोगों को चेक करें जो वहाँ से बोर्ड किए थे। तो ये चेक किया कि जो लोग दिल्ली से ही रिजर्वेशन कराया हो आने के लिए, अगर दिल्ली के लोग थे तो हो सकता है दिल्ली से रिटर्न रिजर्वेशन कराया हो। तो पता लगा कि 13 लोगों का रिजर्वेशन हुआ था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, और जो 13 लोगों के एड्रेस गलत निकले, फेक निकले, डाउट बढ़ गया इन पे। तो फिर एक क्वेरी की गई कि भाई ये जो मोबाइल नंबर हम दिल्ली में डाउट कर रहे थे, क्या ये मोबाइल नंबर जिस समय रिजर्वेशन हुआ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर था? तो पता लगा ये उस समय निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे इसकी लोकेशन थी। नाउ ये एक और क्लू हुआ, कोई कन्फर्मेटरी क्लू नहीं है, और इस क्लू के बेस पे उस आदमी को ट्रेस किया गया जो बाटला हाउस में रहता था, और वहाँ सर्च की गई। सर्च के दौरान उन्होंने फायरिंग की पुलिस पे, जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की बाद में उसकी डेथ हो गई। हेड कांस्टेबल था बलवंत, जिसको हड्डी फ्रैक्चर होगी गोली लग के, और एक और हेड कांस्टेबल था जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, उसको 2 गोलियां भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। ना इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हुए, क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस आ रहे थे 4 स्टेट्स में, नवंबर 2008 में, 2009 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने थे, तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, बिना ये जाने कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। और उस समय एक जो शुरू हुआ माहौल, जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस शुरू हुई, पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। और यही नहीं हुआ, उसके बाद जो है इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े जाने लगे, क्योंकि यहाँ से पूरी उनकी कली खुल गई। कुछ हमारी दिल्ली पुलिस ने पकड़े, कुछ बम्बई पुलिस ने पकड़े, कुछ गुजरात पुलिस ने पकड़े, बहुत सारी पुलिस ने उनको पकड़ा, और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का इंडिया से नेस्ताबूद हो गया। आप देखिए 13 सितंबर 2008 के बाद दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन ने, या इंडिया में इंडियन मुजाहिदीन कोई ब्लास्ट नहीं कर पाई। ये उसकी मतलब साइड है कि करेक्ट लोगों को पकड़ा गया, करेक्ट लोगों को एक्शन लिया गया, बट बहुत लोगों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और उन्होंने अपनी स्टोरीज डालनी शुरू कर दी। मुझे याद है मेरी टीम के लोग मेरे पास आए एक दिन और कहते हैं कि सर, क्या हमें अपनी ड्यूटी करने के लिए करने का हमें ये नतीजा भुगतना पड़ेगा कि हमें बस के नीचे फेंक देंगे, हमें फांसी चढ़ा देंगे लोग ना? उस समय का माहौल जो है एक पुलिस ऑफिसर के एक लेसन है, उसको कैसे डील किया जाए। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वीसी एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक पॉलिटिकल सेक्शंस के लोग जाके वहाँ भाषण दे रहे हैं बाटला हाउस के एरिया में। एजुकेटेड लोग कुछ जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो जाके वहाँ जन अदालत कर रहे हैं। चाइल्ड राइट, उसमें भी एलिगेशन लगाई कि 14 साल के बच्चे को मार दिया। आप जगह जगह जवाब देते घूम रहे हो। मीडिया भी स्टोरी पिक कर रहा है, कहीं कहीं से उल्टी सीधी उसको लगा रहा है ना। अगर हम देखें किसी भी एनकाउंटर में, तो टेररिस्ट एनकाउंटर था, किसी भी एनकाउंटर में एक तो एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं, वो ये कहते हैं कि एनकाउंटर के विदिन 48 आवर्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट देगा एनएचआरसी को। जो हमने रिपोर्ट भेजी, मैंने खुद रिपोर्ट भेजी थी एनएचआरसी को, मैं जॉइंट सीपी था स्पेशल सेल का,
और उसके बाद सब्सिक्वेंट रिपोर्ट भी भेजनी होती हैं। सब्सिक्वेंट रिपोर्ट हम नहीं भेजेंगे क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन जो है, केस रजिस्टर होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन दूसरी यूनिट करती है। यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने किया था इसका इन्वेस्टिगेशन। क्राइम ब्रांच एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अपनी NHRC को भेजती है, एक कोर्ट में सबमिट करती है, तो उसकी स्क्रूटनी होती है। NHRC भी स्क्रूटनी करती है, कोर्ट भी स्क्रूटनी करता है। यहाँ NHRC ने स्क्रूटनी करके पाया कि एनकाउंटर जेन्युइन था, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एनकाउंटर जेन्युइन है। उसके बाद भी आज तक मैं सुनता हूं लोग कमेंट कर देते हैं। तो एक लेसन लेने की जरूरत है। जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो उस समय एक पुलिस ऑफिसर को, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को खड़ा होने की ज़रूरत है, उसको फेस करने की ज़रूरत है। जैसे इस केस में हम पूरा रिकॉर्ड लेके गए वाइस चांसलर के पास। वाइस चांसलर ने टाइम दिया, उनको हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, क्या क्या एविडेंस हैं, एंड उसके बाद वाइस चांसलर साहब ने हमारे अगेंस्ट नहीं बोला। इसी तरह से एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तेजिंदर खन्ना जी, उन्होंने कहा कि भाई कल तुम मेरे घर आना सवेरे 10 बजे, और कपिल सिब्बल जी आएंगे, उस समय मिनिस्टर थे वो, और वो आपसे सवाल जवाब करेंगे इसके बारे में। तो मैं भी तैयार होकर गया था, पूरा अपना रिकॉर्ड ले गया, लैपटॉप में जो रिकॉर्ड था। तो उन्होंने एक एक करके जो अखबारों में हमारे खिलाफ आया था कि भाई इसके सिर पे गोली क्यों लगी है, समझाइए। तो फिर मैंने उनको पूरा समझाया कि भाई टोपोग्राफी क्या थी, कैसे हम एंटर करें, कैसे क्या हुआ। फिर उन्होंने जितने भी अखबारों में कटिंग्स थी वो एक एक करके निकाली, सवाल पूछे। जब उनकी सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, मैंने कहा सर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ एविडेंस। फिर मैंने उनको एविडेंसेस दिखाए, किस तरह से ये लोगों के पास क्या सॉन्ग्स थे, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल वीडियोस क्या मिली इनके पास से, इनका स्ट्रक्चर क्या है। लंबा डिस्कशन था, करीब 1-1.5 घंटे का डिस्कशन था। एंड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर कपिल सिब्बल, आफ्टरवर्ड्स उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मैं कन्विंस्ड हूँ कि तुम्हारा एनकाउंटर जेन्युइन है और मैं PM को बताऊँगा। एंड शाम को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैंने PM को बता दिया है। सो बट अगर आप नहीं जाते, आप नहीं बताते, अगर आपको नहीं मालूम है माइन्यूट डिटेल्स, तो जनरली सीनियर ऑफिसर को सीरियस केस में माइन्यूट डिटेल्स पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ को पता होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, उसका ही फ़ायदा होता है। एंड प्रोएक्टिव एक्शंस, जैसे मुझे याद है कि उसी दिन रात को एक मीडिया से फ़ोन आया कि एक ये लड़का आया हुआ है, ये कहता है ये इनोसेंट है, और लेकिन आपकी टीम इसको ढूंढ रही है, आप स्टूडियो से आके इसको ले जाइए ना, आपको डिसीजन लेना है। एक वांटेड आदमी है, बट स्टूडियो से क्या लेना चाहिए उसको। बेसिकली उनका आइडिया क्या था कि स्टूडियो में हंगामा हो, पूरा देश देखे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, आप करिए, आप जो उसका इंटरव्यू लेना लीजिए, हम तो स्टूडियो से नहीं उसको अरेस्ट करेंगे। फिर जब वो बाहर निकला तब हमने उसको वहाँ से पिक किया, इंटरोगेट किया, उसकी फ़ोटो गुजरात भेजी, कन्फर्म हुआ, फिर उसको अरेस्ट किया। तो आपको हर एक्शन जो है ऐसे समय में, जब आप पब्लिक व्यू में हैं, आपकी टीम की रेपुटेशन स्टेक पे है, और ये सब जब हो रहा है कि जब हमने एक अपना बेस्ट पुलिस ऑफिसर मोहन चंद शर्मा को खो दिया था, उसके बावजूद लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। मोहन चंद शर्मा की जो वाइफ हैं माया शर्मा जी, मैं और मेरी वाइफ उनसे मिलने गए, तो उन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि जी जो अखबारों में आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, क्या सच है ना, सीधा इम्पैक्ट। तो मैंने उनसे कहा, यही पूछा कि क्या आप मेरे पे विश्वास करती हैं। उसने कहा सर मोहन जी कहते थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बताएं। तो मैंने कहा देन यू बिलीव इन मी, फॉरगेट अबाउट व्हाट एनीबॉडी से। एंड उसने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट आपको अपने ऑफिसर्स के साथ मिलके उनको समझाना ज़रूरी है। तो ये एक टेस्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का, जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और इनको सीखने की ज़रूरत है कि इन डिफ़िकल्टीज़ में कैसे चीज़ों को फेस करें, मीडिया को कैसे फेस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मीडिया का बताता हूँ कि रात को 2 बजे एक मेरी जानकार मीडिया जर्नलिस्ट थी, उसका फ़ोन आया, कहते सर मैं आपको बहुत देर रात तंग कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे।
उनके हस्बैंड एक चैनल में एडिटर थे। ही टोल्ड मी कि मुझे मालूम है तुम्हारी समस्या क्या है, कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, कैसे मीडिया को आप हैंडल कर सकते हैं, कल मेरे से आप किसी टाइम मिलो। तो जब मैं उनसे मिला नेक्स्ट डे, तो उन्होंने मुझे एक 10 पेज का नोट दिया कि इस सिचुएशन में मीडिया को आप कैसे हैंडल करें। वो मेरे काफ़ी काम आया बाद में। बट मैं ये नहीं कहता कि सब लोग अगेंस्ट हो गए थे, बहुत से लोग हमारे साथ थे, बहुत से लोगों को हमारे साथ खड़े थे, हमारी हेल्प करने को तैयार थे, बिकॉज उनको मालूम था क्या हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पाते, जो लोग नहीं समझ पाते कि किस तरह से परसेप्शन क्रिएट किया जा सकता है, तो एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ना भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को आना चाहिए। परसेप्शन को, डिवाइडेड पॉलिटिकल व्यूज़ को, डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन को, एंड नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट। एक एक माइन्यूट डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए उस विषय पे, जिस विषय पे आप लड़ रहे हो। लास्ट में जो सिविल सर्विसेज में तैयारी कर रहे हैं, जो अपीयर हो रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से काम करें, मेहनत से पढ़ें। और पढ़ने का केवल यही नहीं होना चाहिए कि आप किताब में पढ़ लिया और दोबारा पढ़ लिया। जो कहते हैं कि 1/4 ऑफ द एजुकेशन जो है वो आपको मिलती है फैकल्टी से या टीचर से। यहाँ पर ये समझ लो कि जो किताबें आप पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, 1/4 ऑफ द एजुकेशन आपको उससे मिलेगी। 1/4 ऑफ द एजुकेशन सेल्फ स्टडी से, मतलब पढ़ने के बाद आप फिर उसको समझने की कोशिश करें, उसको रिकॉल करें उसको। यानी अगले दिन जैसे फॉर एग्जांपल घूमने जा रहे हैं, मैंने कल क्या पढ़ा था उसको रिव्यू करें। बहुत सी चीज़ याद नहीं आएंगी, जो चीज़ याद ना है उसको जाके किताब में देखो। तीसरी जो कहते हैं, तीसरा पार्ट जो है वो है डिस्कशन से। तो बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हम तो किसी डिस्कस नहीं करेंगे, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। गलत विचार है। आप डिस्कशन करिए, आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी, आप बहुत सी नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। और चौथा है जो कहते हैं एक्सपीरियंस है। ना एक्सपीरियंशियल नॉलेज तो आपको नहीं होगी डायरेक्टली, बट एक्सपीरियंशियल नॉलेज ऐसे होगी जैसे आप कुछ लोगों के एक्सपीरियंस को समझें। जैसे संसद टीवी पे कुछ डिबेट्स आती हैं लॉ के बारे में, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, इस तरह की चीज़ें अगर आप देखें, डीडी न्यूज़ पे चीज़ें देखें, जहाँ बहुत अच्छी डिबेट्स होती हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, उनसे आप नॉलेज ग्रहण करें और खूब मेहनत से काम करें, अपने दिमाग को बैलेंस रख के आगे बढ़ें। सफलता असफलता अलग चीज़ है। इससे एक तो आपको नॉलेज मिलेगी और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो सफलता भी ज़रूर मिलेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत विश करता हूँ कि अच्छा करें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी और जीवन में भी।